केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर भी खत्म है, केजरीवाल जेल में भी जाएंगे। लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए, तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली, पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है। भगवान की कृपा है, जनता की, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है। ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, इन झूठों पे कड़ा प्रहार चाहिए, और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार आपको दिल्ली चुनाव की बड़ी कवरेज दिखा रहा है। आपके साथ मैं हूं सुबैरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निधि और प्रीति। हम आपको एक एक खबर दिखाएंगे, विश्लेषण कर रहे हैं अब हम कि दिल्ली में दरअसल हुआ क्या है। लेकिन बड़ा बदलाव हुआ है, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है 27 साल के बाद, और जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता को और बीजेपी के तमाम समर्थकों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं का संबोधन होगा, उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाकर। दिल्ली की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के सभी भाई बहनों को जीत दिलाने के लिए उनका अभिनंदन, ये लिखा है पोस्ट। देखिए, हम आपको ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। ये जीत बड़ी है, जीत बीजेपी के लिए, क्योंकि देश में तीसरी बार सत्ता में वापसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने, लेकिन दिल्ली में अभी तक काबिज नहीं हो पाए थे सत्ता पर, और अब पूरी तरह से दिल्ली की सत्ता पर भी काबिज हैं। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किन किन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। देखिए, ये आपको भारत का नक्शा दिखा रहे हैं। दिल्ली में 27 सालों बाद वापसी हुई है सत्ता में बीजेपी की, लेकिन 2014 के बाद आपको कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के खाते में गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको बता रहे हैं ओडिशा के बारे में। 2024 में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला बीजेपी को, ये बड़ा उलटफेर हुआ। ये 2014 के बाद क्या कुछ बदला है भारत के नक्शे में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहां कहां बीजेपी की सत्ता आ गई है, आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। इसके अलावा जब आप इस तरफ आते हैं, दाईं तरफ आते हैं देश के नक्शे के, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा। और गठबंधन की सरकार भी 8 जगहों पर है। एनडीए की सरकार 8 जगहों पर है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं इस नक्शे में। देखिए, 2014 के बाद जो बदलाव हुए हैं और गठबंधन की सरकार कैसे बीजेपी के साथ वजूद में आई है, उसका एक खाका इस भारत के नक्शे पर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात है। वहीं गठबंधन की सरकार सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, साथ ही महाराष्ट्र। और इस वक्त जीत बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि 27 साल बाद वापसी हो रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश पांडे और अमोद राय। अमोद, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल का वनवास है, उसे खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हुई जीत है। ऐसे में जश्न भी बड़ा हो रहा होगा। निश्चित तौर पे देखिए, जश्न तो बड़ा है ही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये पहला अवसर है करीब 3 दशक में, जब वो खुश हो रहे हैं अपनी जीत पर, जब वो इतरा रहे हैं अपनी जीत पर। और आपको मैं दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ जो माहौल है, डिसिप्लिन होकर सारे कार्यकर्ता पिछले 1-1.5 घंटे से बैठे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ कब आएंगे। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो अगले 40 से 45 मिनट में यहाँ अगले 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। गृह मंत्री भी अगले 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री तकरीबन यहाँ 5:45-6 बजे के बीच आने वाले हैं।
और 6:15 के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ बीजेपी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, इसको सुनने के लिए दिल्ली से कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं और यहाँ बीजेपी मुख्यालय में भारी संख्या में आए हैं। ये माना जाता था, ये कहा जाने लगा था कि दिल्ली के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए ही सिर्फ आते हैं सड़कों पर, लेकिन इस बार पहली बार उनको मौका मिला है। जो लड़का से 27 साल पहले बीजेपी में काम शुरू किया था वो अब 50 का हो गया, लेकिन सत्ता में कभी मुंह नहीं देखा, उसको आज सत्ता का मुंह देखने का मौका मिला है, अवसर मिला है। निश्चित तौर पे आप समझ सकती हैं कि खुशियों का उनका पैमाना कोई आप नाप नहीं सकते कि कितनी जी अमोद, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है कि दिल्ली में सत्ता में नहीं थे। हालांकि बहुत से विभाग केंद्र सरकार के अधीन आते थे, लेकिन उसके बावजूद पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं थे दिल्ली में, और इसके लिए लगातार कोशिश भी थी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए इस वक्त। हमारे साथ दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी भी मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में समीर चौगांवकर जी और कुर्बान अली साहब पहले से मौजूद हैं। लेकिन शाजिया, बीजेपी इससे पहले भी लगातार लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करती रही, लेकिन विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं हुआ था उस हिसाब से जितनी की मेहनत की गई थी बीजेपी द्वारा। इस बार आप किस बात को क्रेडिट देती हैं? क्या अलग किया बीजेपी की रणनीति में, क्या अलग था कि इस बार इस तरह की सफलता मिली है? देखिए सुमेरा जी, बहुत ही एक बड़ा दिन है आज भाजपा के लिए और उससे बढ़कर दिल्ली वासियों के लिए। और दिल्ली वालों ने बाकायदा एक नई पार्टी को, एक नई उम्मीद को जगह सिर्फ ना दी थी अपने दिलों में, बल्कि सर आंखों पे चढ़ाकर बिठाया था इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। ठीक वैसे ही जैसे दुष्यंत कुमार जी की कविता है और जो अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर गाते थे और सुनाते थे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। पर दिल्ली वासियों ने सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखा और सिर्फ हुड़दंगबाजी देखी, बहानेबाजी देखी, वादा खिलाफी देखी, एक दूसरे पर दोष मढ़ना देखा केजरीवाल जी की तरफ से। और वही दिल्ली ने परखने के बाद, सोचने के बाद और परेशान होने के बाद, इतनी दुश्वारियां झेलने के बाद, गंदी बदबूदार कूड़ों के अंबार से गुजरने के बाद, टूटी हुई सड़कों पर चलने के बाद, जहरीला पानी पीने के बाद, शराब के ठेकों को घर के आसपास, मंदिरों के आसपास, स्कूलों के आसपास बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार अपना फैसला सुनाया। और ये फैसला सबके सामने है, एक प्रचंड शानदार बहुमत। और केजरीवाल जी के लिए कहते हैं ना, पूरा चक्र जो है घूम गया है। वही इंसान जो कहता था और नारे हम लोग लगाते थे और एक रामलीला मैदान में जो हुजूम था लोगों का, एक वैकल्पिक राजनीति के लिए जो शुरुआत हुई थी और एक इंकलाबी फिजा थी, तो वो सबका खात्मा आप देख रहे हैं। तो आपदा का राजनीतिक खात्मा आप देखिए सबके सामने है। आप खुद भी आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं, समझ गए हैं। एक बड़ी बात आपने कही कि 10 साल लोगों ने परखने के बाद अब ये हार दिखाई है, यानी लोगों का मोह भंग हुआ है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से। जो पार्टी दिल्ली में ही खड़ी हुई वही दिल्ली में ही हार गई। एक बहुत बड़ा एनालिसिस है जो कि जनता ने आंख दिखाई है। इसके अलावा हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके पास चलेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं, लेकिन जल्दी से मैं आनंद प्रकाश पांडे के पास चलती हूं क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हलचल तेज है। आनंद, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, संबोधन किया जाएगा इस जीत का, क्या खास बात रहेगी? क्योंकि 6 गुना 2020 से 2025 में 6 गुना ज्यादा सीटें आ गई हैं बीजेपी की। में किसी भी राज्य में चुनाव जीती रही तो इसी बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। लेकिन वो मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद 10 साल बाद आया है और बीजेपी के लिए 27 साल बाद आया है, जब वो इसी बीजेपी हेडक्वार्टर में यहाँ के दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी क्यों दिल्ली में देश की राजधानी, पूरे देश में सरकार है, साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ दे तो, लेकिन दिल्ली को फतह अभी तक नहीं कर पाए जब से प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो कसक भी आज दिल्ली की जनता ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी कर दी। और यही वजह है कि यहाँ पर भारी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क लगा के उनका इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब आज इस मंच से संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर तो इंतजार सभी को है प्रधानमंत्री के पहुंचने का पार्टी मुख्यालय। आनंद हमारे साथ तस्वीरें वहां से साझा कर रहे हैं लगातार। इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ दीपक झा जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी,
जहां जहां प्रचार के लिए जो पार्टियां गई वहां पर एक बात जरूर की गई कि 10 साल पहले 15 साल पहले शीला दीक्षित का जो शासनकाल था वो वैसा नहीं नजर आ रहा आम आदमी पार्टी में। लेकिन क्या वजह रही कि आपकी पार्टी जीरो रही, खाता भी नहीं खोल पाई? देखिए, सबसे पहले तो आज लोकतंत्र में भाजपा की जीत हुई है और भाजपा के मित्रों को, भाजपा के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। बात है कि जनता किस तरीके से अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है, सड़क पे आ जाती है। जिस आम आदमी पार्टी ने झूठ का एक प्रचार तंत्र खड़ा किया था 10 सालों पहले और आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार को लेके। देखिए, कहते हैं ना, तुमसे आप हो गए और आपसे वो दिल्ली के बाप बन गए, और जब जनता अपने पे आई तो सबको साफ कर दिया। तो आज आम आदमी पार्टी साफ हो गई क्योंकि इन्होंने झूठ का प्रचार किया था, शराब बांटने का काम किया था। अब बात आती है कि कांग्रेस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, तो अभी हमारी लड़ाई जारी है। अभी दिल्ली को हमने एक भ्रष्टाचार, एक बेईमान, एक शराब बेचने वाले मुख्यमंत्री से निजात दिलाया है। अब जुमलोबाजों का नंबर है। जनता ने कहा कि भाई चलो ठीक है, बहुत बार लड़ाई होती थी ना कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, तो अब दिल्ली की जनता देखेगी कि यमुना साफ होगी कि नहीं होगी। अब दिल्ली की जनता देखेगी कि मोदी जी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अब ब्लेम गेम करने का मौका नहीं दिया दिल्ली की जनता ने, एक साफ गोई से कि चलो भाई अब मोदी जी के साथ हम चल लेते हैं। ये साफ तरह से पूरा मैंडेट बीजेपी को दिया है दिल्ली की जनता ने, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो वादे किए गए हैं उस पर वो खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। लेकिन सवाल तो आपसे है ना कि आप अपने आप का जब मंथन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन का, तो तब कांग्रेस पार्टी क्या समझ रही है कि उनकी कहां गलती हुई, वो कहां से सबक लेंगे? वापस आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। समीर चौगांवकर जी, एक स्टाइल था अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का राजनीति करने का, जिसमें बहुत ही कॉन्फ्रंटेशनल था, यानी सीधे तौर पर वो हर बार चुनौती देते थे, सीधे तौर पर बताते थे। एक द्वंद्व चलता रहा लगातार दिल्ली में। क्या वो उनके लिए आखिरकार नुकसानदेह भी साबित हुआ? क्या इसको अब इस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, या आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं कि क्या वो भी एक इस सीमा पर पहुंच गया था कि दिल्ली के लोगों को शायद ऐसा लगा हो कि अब मौका देना चाहिए, ये द्वंद्व खत्म होना चाहिए, दिल्ली में काम होना चाहिए? देखिए सुमेरा जी, अगर आप 2014 से देखेंगे तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में सीटें मिलती थी और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की जनता बटी हुई थी, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल। 2 चुनाव में युवा, तीसरे चुनाव में लोकसभा में फिर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली। अब लगा 10 साल बाद दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल ने जो 2014 में जनता से वादा किया था, 2013 में वादा किया था, कई वादे वो पूरे नहीं कर पाए। और जिस तरीके से वो लिकर स्कैम में फंस जाते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल जाने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देते हैं। उसके बाद शीश महल का जो मामला आता है, कितना बड़ा आप अपने लिए घर बनवा लेते हो, अरविंद केजरीवाल की छवि जिसके लिए सूट नहीं करती थी, आप इतने बड़े घर में चले जाते हो। मुझे लग रहा है जनता को लगा कि बार बार केजरीवाल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने देती, प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते, तो अब हमें ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र में भी हो, जो प्रदेश में भी हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी रैली में कहा कि मेरी गारंटी पूरी होने की गारंटी, मैं जो गारंटी दूंगा वो पूरी करूंगा। और मुझे लग रहा है कि जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी सिर्फ कहने की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में केंद्र में करके दिखाया है। तो अब विधानसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की गारंटी को माना जाए और उन्हें वोट दिया जाए। तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का भरोसा है, जो 10 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर भरोसा करके प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जो भयानक नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी को, 27 सालों बाद जनता ने ये भरोसा दिखाया है और बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है तो फिर विधानसभा में भी बीजेपी आनी चाहिए। ये लोगों का मैंडेट है। कुर्बान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कुर्बान अली जी, अगर अपना कोर वोटर खो दे कोई पार्टी तो उससे बड़ी हार नहीं होती है। ये आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिला। मुद्दे बहुत क्लियर थे, पॉल्यूशन का मुद्दा रहा, यमुना गंदी होने का मुद्दा रहा, कई ऐसे मुद्दे थे जो रजिस्टर हुए हैं लोगों के बीच में, और उसी की वजह से क्या आप मानते हैं ये हार हुई है या फैक्टर कोई और है? देखिए, अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट देखें तो 2.64 का फ़र्क है बीजेपी और आम आदमी में। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है या करारी हार हुई है। और जो एक कहा जा रहा था कि मुकाबला कांटे का है, वो कांटे का ही मुकाबला हुआ। 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोट के कम अंतर से हार जीत जिनमें हुई है, जिनमें ज़्यादातर सीटें बीजेपी को मिली हैं, 200, 250, 300, 500।
तो इसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये आम आदमी पार्टी की ऑबिचुरी लिखने का वक्त आ गया है। हाँ, ये डेमोक्रेसी की खूबी है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, शीला दीक्षित की सरकार 15 साल बाद हटी, इनकी सरकार 13 साल बाद हटी है, हटनी चाहिए। और जो केरला का मॉडल है, मैं तो कहूँगा कि वो हर राज्य में लागू होना चाहिए कि हर 5 साल बाद सरकार बदले, ताकि रोटी जो है वो जले नहीं और लोगों को ये अंदाज़ा रहे। डेमोक्रेसी में जनता का डर, लोगों के बीच में रहना ज़रूरी है कि कौन उनकी बेहतरी का काम करेगा और किस हद तक करेगा। अब देखना ये है कि पिछले 10-12 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो यार्डस्टिक्स तय की हैं, जो पैमाने बनाए हैं, बीजेपी उस पर कितना कायम रह पाती है, और प्रधानमंत्री ने जो राजधानी के लोगों से वायदे किए हैं वो कितने उस पर कायम रह पाते हैं। बात बिल्कुल सही है कुर्बान जी। शाजिया जी, आऊंगी मैं आपके पास। अभी देखिए हमारे गेस्ट है, उनसे बातचीत नहीं हुई है, उनसे बातचीत करने दीजिए, आपकी टर्न आएगी। उनका जो आम आदमी पार्टी ने जो मयार सेट करे थे, उन पर भारतीय जनता पार्टी को चलना है। क्यों आप कोस रहे हैं दिल्ली वासियों को भाई? क्यों लानत भेज रहे हैं दिल्ली वासियों को? क्योंकि आपने चुनाव के दौरान लगातार कहा था कि हम जो योजनाएं हैं उन्हें बंद नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा कि भैया ऐसी दुश्वारी हो दिल्ली वासियों को झेलना पड़े। लेकिन शाजिया, ये तो बीजेपी द्वारा कहा गया ना कि जो कुछ आम आदमी पार्टी ने दिया है, जो स्कीम्स लागू की हैं, उन्हें हम बंद नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, यानी उसके आगे बढ़कर और भी आपको बहुत कुछ देंगे। लेकिन जो लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं भाई साहब दिल्ली वासियों को, शाजिया देखिए, आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा हमारे साथ हैं, उनके पास अभी तक हम नहीं गए हैं। पवन शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल, कुर्बान जी एक सेकंड, कुर्बान जी देखिए, दिल्ली वालों को अब आपके पास है दिल्ली की सरकार, अब दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है, डबल इंजन की सरकार है। पुलिस, जिसको बार बार आरोप आम आदमी पार्टी लगाती थी कि पुलिस पूरी तरह से नियंत्रित है केंद्र के जरिए और हमारी जो फाइल्स हैं वो रोक दी जाती है, ये तमाम बातें अब नहीं होंगी। अब हम पवन शर्मा का रुख कर लेते हैं। अब सब कुछ बीजेपी को करना है, दिल्ली की जनता का जितना विकास करना है वो सब उनके हाथ में। पवन शर्मा, सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी के लिए तो ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उसके सारे बड़े बड़े नेता जो ताल ठोक रहे थे कि ना सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि प्रचंड बहुमत एक बार फिर से दिल्ली की जनता का आएगा, उसमें सौरभ भारद्वाज का नाम लगातार चर्चाओं में रहा, हमने मनीष सिसोदिया को देखा, आतिशी को अगर छोड़ दें तो आपके केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तक हार गए। ये बहुत बड़ी हार है और आम आदमी पार्टी इस हार को किस तरह से देख रही है? क्योंकि क्या आपको ये उम्मीद थी कि ये आंकड़ा होगा और आपको इस तरह से सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर चुनाव का एक हिस्सा है हार जीत, और हार जीत लगी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। लेकिन आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि 5 साल, अगले 5 साल दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहेंगे, उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से हमारी अब विनती यह है कि भाई जो वादे इन्होंने किए थे वो सारे वादे दिल्ली के अंदर पूरे करके दिखाएं। आम आदमी पार्टी को पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों ने जो आदेश दिया था, भाई दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमने बेहतरीन काम करके दिखाया। लेकिन जनता का जनादेश सबसे बड़ा होता है, किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के स्वर मुझे लग रहा है कुछ अहंकार की बात ये लोग कर रहे हैं। इनको जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और इनको दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए। लगातार वादे किए भाई इन्होंने। आपको लग रहा है कि शाजिया अलमी जो बात रख रही है उसमें अहंकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में अहंकार आ गया था और उसका अब अहंकार खत्म हो, इसीलिए इस तरह का मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। खैर, इधर लोकसभा चुनाव में एक समीकरण के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और जाना होगा, वो है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और इस समीकरण के इर्द गिर्द पूरा चुनाव विपक्षी दलों ने लड़ा, फिर भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए और तीसरी बार मोदी सरकार बनी। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का सूत्र भी यही पीडीए है? जी हां, लेकिन ये विपक्ष वाला पीडीए नहीं बल्कि मोदी का पीडीए है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत और 27 साल बाद सत्ता में वापसी के पीछे सबसे अहम रहा मोदी का पीडीए सूत्र। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हर गरीब को पक्का घर मिले,
हर गांव में बिजली पहुंचे, लोगों के जीवन से अंधेरा दूर हो, लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक। सभी ने पीएम के सबका साथ सबका विकास वाली गारंटी पर वोट वाली मोहर लगाई। सबसे पहले समझिए कैसे पिछड़ों ने पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को भर भर कर वोट दिए। पिछड़े तबके का एक बड़ा हिस्सा रहता है दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में। दिल्ली की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 750 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों के 15 लाख वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में इनमें से ज्यादातर सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सबके साथ वाले पीएम के मंत्र का असर दिखा। 11 में से करीब 7 सीट बीजेपी को मिली। इसमें आदर्श नगर, मोती नगर, मटियाला, विश्वास नगर, बिजवासन, मुंडका और बवाना शामिल हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। शायद ऐसे नतीजे इसी वजह से आ सके क्योंकि गारंटी पूरी होने की इस गारंटी को दिल्ली की जनता देश में साकार होते देख चुकी है। यही वजह है कि न सिर्फ पिछड़ों ने बल्कि दलितों ने भी बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दिया। दिल्ली में करीब 17 ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोटर्स जीत और हार तय करते हैं। पिछली बार यानी 2020 विधानसभा चुनाव में इनमें से 16 सीट आम आदमी पार्टी और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां 17 में से 11 सीटें हासिल कर अपना झंडा बुलंद किया। इन सीटों में नांगलोई, मंगोलपुरी, बवाना, मादीपुर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, तुगलकाबाद, त्रिलोकपुरी, नरेला और रोहतास नगर शामिल हैं। पिछड़े और दलितों की पीएम मोदी पर अटूट भरोसे की झलक आपने आंकड़ों में देखी, लेकिन मुस्लिमों ने भी तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए बीजेपी में यकीन दिखाया। सबसे चर्चित जीत है मुस्तफाबाद और करावल नगर की, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो 2020 के दंगों में झुलसे थे। खासतौर से मुस्तफाबाद, जहां दंगों में 53 लोगों ने जान गंवाई थी। मुस्तफाबाद में केजरीवाल सरकार के खिलाफ यहां जमीन पर तो गुस्सा दिखा ही, साथ ही अंडर करंट भी था। यही वजह है कि AIMIM से मैदान में उतरे ताहिर हुसैन और आप कैंडिडेट अदील अहमद खान को भारी शिकस्त मिली। 17,578 के भारी मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की। बीजेपी की जीत से न सिर्फ इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट्स के जीतने की रवायत बदली, बल्कि बीजेपी में मुस्लिम तबके का चुनाव दर चुनाव गहरा होता विश्वास भी दिखा। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये पीएम मोदी ही हैं जिन्हें लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, हर वर्ग, तबके, धर्म और जाति का साथ मिलता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना है, ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, दिल्ली में उनके तमाम नेता सुनना चाहते हैं और वो संबोधन होगा बस कुछ समय बाद। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पर भी हमारी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन